आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे डियर हैं, खासकर जो भी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले वैकेंसी के लिए, तो मैं उनके लिए सेट नंबर 3 लेकर यहाँ पे आ चुका हूं। ओके, कंटिन्यू आपका सेट चल रहा है 30-30 प्रश्न का डेली। और मैं यही कहता हूं कि आप जीएनएम के स्टूडेंट पहले रह चुके हैं या बीएससी के रह चुके हैं, तो आप खुद को देखिए कि आप कितना ज़्यादा पढ़ाई पहले किए हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार है। क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तरफ से, जो कि आपके एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर है अपने आप को, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, जीएनएम कर चुके हैं, तो आप देखिए प्रतिदिन 30 क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को कितना ज़्यादा तैयार है, कितना सही कर पा रहे हैं। कम से कम 70% क्वेश्चन अगर नहीं सही कर पा रहे हैं, मतलब आप जो है पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं किए हैं और आपको अभी से मजबूती से लड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे हम लोग शुरू। तो आज का यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि IMNCI का संबंध किससे है। पहला प्रश्न यही कहता है कि IMNCI का संबंध किससे है। ठीक है, और आप लोग जो है बताइए कि यह IMNCI क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, असुरक्षित गर्भपात के रोकथाम से, जन्म से पूर्व बच्चे के लिंग परीक्षण के रोकथाम से, नवजात शिशुओं तथा छोटे बच्चों में होने वाली रोग के प्रबंध से, शिशुओं बच्चों तथा प्रेग्नेंट वुमेन के टीकाकरण से। तो IMNCI किससे संबंध रखता है, तो मैं बता दूं IMNCI जो है यह संबंध रिलेटेड है नवजात शिशु और छोटे बच्चों में होने वाले रोगों के प्रबंध से। ठीक है, पहला ऑप्शन यहीं पर होगा। दूसरा क्वेश्चन है UIP का संबंध क्या है। UIP का संबंध क्या है। ठीक है, असुरक्षित गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पूर्व बच्चों के परीक्षण, लिंग परीक्षण के रोकथाम, नवजात शिशुओं तथा छोटों बच्चों में होने वाली रोगों का प्रबंध से, शिशुओं बच्चों तथा प्रेग्नेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन से। तो ये किससे संबंधित है, तो माय डियर मैं बता दूं UIP जो है यह संबंध रखता है शिशु, बच्चा और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से। तो अपना UIP का संबंध यही है। अब यहाँ पे UIP का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि UIP का फुल फॉर्म क्या होगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिफॉर्म इम्यूनिटी प्रोग्राम, यूनिफॉर्म इंटेलिजेंट पैरामीटर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी। क्या होगा माय डियर, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे है चौथा क्वेश्चन है, नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के लिए किस उद्देश्य से जो है कमेटी का गठन किया गया। कहने का मतलब है नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के उद्देश्य से किस कमेटी का गठन किया गया। कहने का मतलब है कि नर्सेज के जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए जो है किस कमेटी का गठन किया गया था। सरोजिनी बर्दन कमेटी, भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, रामनारायण सिंह कमेटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नर्सेज के कंडीशन के सुधार के उद्देश्य से जो कमेटी का गठन किया गया उसका नाम जो है ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी बर्दपन कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सरोजिनी बर्दपन कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सरोजिनी बर्दपन कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया। 1885, 1985, 1986, 1987, 1988। तो मैं बता दूं सरोजिनी बर्दपन कमेटी जो है यह कमेटी जो है आपके सरोजिनी बर्दपन के नाम पर ही रखा गया। ओके, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी बर्दपन जो कि तमिलनाडु के थी उन्होंने की। ठीक है, और मैं बता दूं यह 1987 में कमेटी का गठन किया गया। ऑप्शन सी राइट है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसे नोड के बारे में जो है क्या सत्य है, क्या सत्य कथन है ऐसे नोड के बारे में। इसे विंड पाइप भी कहते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। यह इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ऐसे नोड के बारे में क्या सत्य है, तो ऐसे नोड के बारे में सत्य यह है कि यह हार्ट का पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन है माय डियर, ह्यूमन बॉडी की नाक में पाए जाने वाले रोमो यानी जो केस होता है, छोटे छोटे बाल जो होते हैं नाक में, उसका क्या काम होता है। रोम का क्या काम है। यह श्वसन में सहायक है, यह धूल मिट्टी के कणों को वायु मार्ग में जाने से रोकता है, यह व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रास नली से आमाशय तक पहुँचाने का रास्ता प्रदान करता है। इनका कोई काम नहीं है। आप खुद सोचिए कि यह भोजन को पहुँचाएगा, नहीं, यह वायु मार्ग है तो भोजन को कैसे पहुँचाएगा, इसका कोई काम नहीं है, गलत है। ह्यूमन बॉडी में
कोई ना कोई ऑर्गेन का तो काम है ही, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह श्वसन में सहायक है और ये दोनों में कोई एक होगा, ठीक है। तो जो रोम होता है नाक में, उसका काम है कि धूल मिट्टी सूक्ष्म जीवों को जाने से रोकता है, ठीक है ना, वायु मार्ग में। ओके, 8वां क्वेश्चन है, प्रोरैनिन नामक पाचक एंजाइम एलिमेंट्री कैनल आहार नाल के किस भाग में स्रावित होता है? तो मैं बता दूं, प्रोरैनिन नामक जो पाचक एंजाइम है यह एलिमेंट्री कैनल के अमाशय से जो है रिलीज होता है। छोटी आंत, अमाशय, ग्रासिका, ग्रीनी। तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने बता ही दिया, अमाशय से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, निम्न में से थोरेसिक वर्टेब्रा के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? T1 से T12 तक होता है ना, तो इसके बारे में L5 होता है, ठीक है, L1 से L5 होता है, आपको पता है। तो यह इसके बारे में क्या सही है? थोरेसिक वर्टेब्रा के बारे में, यह सबसे छोटी वर्टेब्रा होती है, यह सबसे बड़ी वर्टेब्रा होती है, इन वर्टेब्रा की संख्या सबसे अधिक होती है, ये 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा होती है। तो मैं बता दूं कि जो थोरेसिक वर्टेब्रा होता है इसका ट्रू सेंटेंस इन चारों में ऑप्शन सी है, यह सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है T12, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे है 10वां क्वेश्चन, निम्न में से सैक्रल वर्टेब्रा के बारे में ट्रू सेंटेंस है, यानी सैक्रल जो होता है, सैक्रल जो वर्टेब्रा है इसके बारे में ट्रू क्या है? यह छोटी वर्टेब्रा है, यह सबसे बड़ी है, संख्या में अधिक होती है, यह 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा होती है। तो सैक्रल वर्टेब्रा जो होता है यह 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा होता है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आयुष के सेवाओं में एज का क्या मतलब होता है? जैसे आयुष है तो इस आयुष में स्टैंडर्ड में एज का मतलब क्या है? एज का, तो एज का मतलब हेल्थ, होम्योपैथी, हाइजीन, ह्यूमैनिटी। तो एज का मतलब इसमें जो है होम्योपैथी होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि यू का मतलब क्या होता है इसमें, यू का मतलब आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, 12 क्वेश्चन है, मिजल से ग्रसित बच्चे को आइसोलेट करना किस लेवल के प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी और जीरो लेवल। कम से कम आप लोग 3 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो जानते ही हैं। तो तीनों लेवल जो कि रोकथाम के स्तर है, तो आपको बताना है कि किसी भी चीज़ में अगर आइसोलेट करते हैं, किसी संक्रमण बीमारी में आइसोलेट करते हैं मरीज को, तो यह रोकथाम का कौन सा स्तर का उदाहरण है? तो मैं बता दूं कौन सा स्तर का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जीरो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह प्राइमरी जो है लेवल का है, प्राइमरी लेवल का है, प्राथमिक स्तर का है। प्राथमिक स्तर में हम जो है रोकथाम के लिए काम करते हैं, और रोकथाम जो है बीमारी को होने से बचाता है, रोकता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद होने वाले इम्यूनिटी क्या कहलाते हैं? यानी क्लिनिकल जो इन्फेक्शन होता है, नैदानिक जो संक्रमण होता है, और इसके बाद बॉडी में जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है वह कौन सी कहलाती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो माय डियर, इसका जो राइट आंसर अपना होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल एक्टिव जो है इम्यूनिटी होता है। अगर आपके क्लिनिकल इन्फेक्शन है उसके बाद आपके बॉडी में नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी एक्टिव वाला काम करता है। 14 है, मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम जो है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो योजना है यह कब शुरू की गई? 1974, 1984, 1994, 1997। तो जो मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम है यह ऑप्शन नंबर ए आपके 1974 में शुरू की गई, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? यानी कहने का मतलब है RCH प्रोग्राम कब स्टार्ट की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, जेरियाट्रिक नर्सिंग केयर के दौरान किन लोगों को नर्सिंग देखभाल प्रोवाइड की जाती है? कहने का मतलब है कि वृद्ध व्यक्तियों के नर्सिंग देखभाल के दौरान लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, किन लोगों को? तो सीधी सीधी बातें हैं, टीबी रोगी को, ओल्ड पेशेंट को, इन्फेंट एंड चाइल्ड को, एडोलेसेंट को। तो जाहिर सी बातें हैं, जीरियाट्रिक है, वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल है, तो यह ओल्ड पेशेंट से रिलेटेड होगा, ऑप्शन बी। ओके, 17 है, सार्स किस प्रकार का इन्फेक्शन है? सार्स जो है किस प्रकार का इन्फेक्शन है? माय डियर, सार्स जो है वह
बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल या नॉन कम्युनिकेबल है। मैं बता दूं कि सार्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, टोडलर से आप क्या समझते हैं? टोडलर 0 से 1 वर्ष का बेबीज, 3 से 6 वर्ष का बेबी, माँ के गर्भ में मौजूद बेबी, 1 से 3 वर्ष तक के बेबी। तो टोडलर कहने का मतलब है 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को हम लोग टोडलर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल से पहले, स्कूल पूर्व यानी प्री स्कूल बच्चे से आप क्या समझते हैं? प्री स्कूल बच्चे से क्या समझते हैं? 0 से 1 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, माँ के गर्भ में 2 से 3 वर्ष। तो प्री स्कूल जो होता है बच्चे का उम्र, वह आपके 3 से 5 वर्ष होता है। कितना? 3 से 5 वर्ष, ठीक है, 3 से 5 वर्ष। ऑप्शन 3 से 6 है, तो ये भी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, बच्चों में पाई जाने वाली निम्न कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सी मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा फैलती है? यूँ कहा जाए तो बच्चों में जो संक्रमण पाया जाता है कम्युनिकेबल वाला, संचारी रोग वाला, वह मुख्य रूप से ड्रॉपलेट से फैलने वाला कौन है इन चारों ऑप्शन में? पोलियो, खसरा, मिजल्स, विटामिन ए, डेंगू फीवर। मैं बता दूं माय डियर कि कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल, तो ये चारों तो कम्युनिकेबल है, बट मैं बता दूं आपको कि ड्रॉपलेट से फैलने वाला, तो पोलियो हम लोग जानते हैं मुंह और मल के रास्ते से फैल जाता है। हेपेटाइटिस हम लोग जानते हैं वायरल वाला रोग है ये, ठीक है। और डेंगू भी हम लोग जानते हैं कि यह जो है मच्छर के काटने से फैलता है, डेंगू से, ठीक है ना। लेकिन खसरा जो है यह ड्रॉपलेट संक्रमण छींकने खांसने से भी जो है फैल जाता है। ओके, तो ऑप्शन अपना क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हीमोफीलिया के बारे में सही क्या है? तो हम लोग जानते हैं हीमोफीलिया क्या है, तो इसके बारे में सही बताना है। 4 है, इसमें से कोई एक सही दिया गया है, उसको सही बताना है। ओके, यह आयरन की अधिकता से होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चे को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो ये भी जो है गलत है। यह बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी है, तो यह गलत है। इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, तो ये बातें सही है। अब देखिए होता यह है, हीमोफीलिया एक जो है अनुवांशिक रोग है जो ब्लड से संबंधित रोग है, ब्लीडिंग से संबंधित। अब इसमें होता यह है कि चोट लग गया, कट फट जाता है, तो कंटिन्यू इसमें जो है ब्लीडिंग होते रहता है, क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वह जो है मौजूद नहीं होने के कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, जिससे चोट उट लगने पर, कटने फटने पर लगातार ब्लड जो है निकलते रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका। आगे है 22 नंबर, पेंटा जो वैलेंट वैक्सीन होता है, इसका डोज कितनी होती है ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, पेंटावाइलेंट 5 जो है बीमारियों के लिए दिया जाता है, ठीक है, 5 बीमारियों के लिए एक साथ जो है दिया जाता है। कौन कौन? तो एक होता है डिप्थीरिया, ठीक है, दूसरा होता है पर्टूसिस, तीसरा जो होता है टिटनेस यानी यूँ कहे तो डीपीटी, ओके, उसके बाद हेपेटाइटिस बी के लिए, एंड उसके बाद बात किया जाए HIV के लिए, ठीक है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। तो ये 5 बीमारी के लिए पेंटावाइलेंट होता है वैक्सीन, जिसकी डोज कितनी होती है? 0.25 ml, 0.05 ml, 0.5 ml, 0.1 ml, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.5 ml, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिजीज जो मेनली स्मॉल चिल्ड्रन में ही होती है, मेनली स्मॉल यानी छोटे बच्चों में ही होती है, वह कौन सा रोग है? ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, स्कर्वी, पोलियो, HIV इन्फेक्शन। तो माय डियर मैं बता दूं, राइट आंसर जो होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पोलियो जो होता है ज़्यादातर बच्चे में ही जो है इफेक्टेड होता है, ठीक है। 24 नंबर है, APH से क्या समझते हैं? APH से क्या समझते हैं? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, पश्चात रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव की संभावित तिथि। तो ये जो APH होता है एंटीपार्टूम हेमरेज, एंटीपार्टूम होता है जो प्रसव से पहले का रक्तस्राव होता है। PPH जो होता है जिसे पोस्ट पार्टूम हेमरेज कहते हैं, यह प्रसव के बाद का रक्तस्राव होता है, ठीक है। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेग्नेंट वुमेन में पाए जाने वाली प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण है, यानी एक गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्पसिया जो होता है
यह एक गर्भावस्था में होने वाला बीमारी है, इसका लक्षण पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, उच्च रक्तचाप, सूजन, प्रोटीनूरिया, अत्यधिक उल्टी होना, योनि में असमान रक्तस्राव होना, उच्च रक्तदाब, दौरे और प्रोटीनूरिया। मैं बता दूं यहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन में प्री एक्लेम्पसिया पूछ रहा है, तो प्री एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन होता है, ओडीमा, सूजन होता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर सिर्फ एक्लेम्पसिया कहेगा तो एक्लेम्पसिया में होता यह है कि प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण के साथ में दौरा आना, ठीक है। अगर प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण के साथ अगर दौरा भी आता है तो वह एक्लेम्पसिया बन जाता है। ओके, आगे है 26 नंबर का है, निम्न टीकों में से कौन सा टीका प्रेग्नेंट वोमेन में आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक प्रेग्नेंट महिला है, उसमें आवश्यक रूप से प्रेग्नेंट वोमेन में कौन सा टीका लगाना चाहिए, बीसीजी का, टीटी का, पेंटावैलेंट का, हेपेटाइटिस ए और बी का। एक गर्भवती महिला में जो प्रेग्नेंट वोमेन में जो आवश्यक रूप से जो टीका लगाया जाता है वह टीका आपका टीटी का होता है, टिटनस टॉक्साइड का, ऑप्शन बी। ओके, आगे है 27 नंबर, प्रेग्नेंट वोमेन में टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं, सबको पता है। दूसरा टीका पहले के कितने समय बाद लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट वोमेन में टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं, दूसरा जो टीका होता है पहले के कितने समय बाद लगाना चाहिए। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता है, 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 9 माह। तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीका लगने के कम से कम 1 महीने बाद 1 महीने का अंतर जो है होना चाहिए दूसरे टीका के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ओके, आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसे हम लोग IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ जो है रिटार्डेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन जो होता है कि वाले शिशु के जन्म के कारणों में शामिल है। कहने का मतलब है कि गर्भ में शिशु का वृद्धि जो रुक जाता है, उस वैसे शिशु के जन्म के कारणों में शामिल क्या होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला में APH की उपस्थिति, क्रोमोसोनल एबनॉर्मलिटी, गर्भवती महिला में नशे की लत की मौजूदगी, तो उपरोक्त सही। मैं बता दूं, बच्चे में, गर्भ में बच्चे जो होते हैं उसमें जो ग्रोथ रुक जाता है, वैसे शिशु में यह सभी कारण हो सकते हैं कि APH होना यानी प्रसव से पहले रक्तस्राव होना, क्रोमोसोनल का एबनॉर्मलिटी, गर्भवती महिला के नशे की हालत, यह सब जो है इसका कारण होता है IUGR का, ठीक है। आगे है यहाँ पे 29, एक डिसऑर्डर, एक विकार जिसमें इसोफेगस आहार नाल से होकर जो इंजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो पचने वाला भोजन होता है, उसका प्रॉपर मोटिलिटी नहीं हो पाती है, मतलब आगे की तरफ जो है भोजन नहीं जा पाता है प्रॉपर रूप से। यह किस बीमारी में होता है। जैसे होता है जो भोजन का जो नली होता है, इस नली में मोटिलिटी मतलब जो है गति नहीं हो पाती है, जिसके कारण भोजन निगलने के बाद जो है वह जो है प्रॉपर रूप से भोजन जो है नीचे की तरफ जो है आमाशय की तरफ नहीं जा पाता है ठीक ढंग से। तो यह कौन से बीमारी में होता है, एक्लेजिया में, हेलिटोसिस में, गैस्ट्रिक अल्सर में, कार्डियक टेम्पोनेंट में। मैं बता दूं कि यह समस्या इसोफेगस का जो समस्या होता है, जिसमें भोजन निगलने में भोजन ठीक से जो है नीचे की तरफ जो है पेट में नहीं जा पाता है, दिक्कत होता है, वह एक्लेसिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, GERD का पूरा नाम क्या होता है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, ग्रेविडा इसोफेगल रिटर्न डिजीज, गैस्ट्रो एलोंगेट रिफ्लेक्स डिजीज डिसऑर्डर, गैंग्रीन एसोफेगल रिपेयरिंग ड्रग। तो आपको बताना है GERD का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप ये क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप इसका आंसर जो है ज़रूर आप बता सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।